जमाते इस्लामी के प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी आपने बताया कि मालेगांव पर जो फैसला आया उसमें आप एक शब्द आपने भी इस्तेमाल किया, भगवा आतंकवाद। उस फैसले को आप किस तरह से देखते हो? और ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहा था जिसको लेकर कांग्रेस ने बोला है, बीजेपी ने बोला है कांग्रेस के लिए कि वो माफ़ी मांगे, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगे, राहुल गांधी माफ़ी मांगे जो इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, आप क्या कहेंगे? देखिए, मालेगांव ब्लास्ट पर जो फैसला आया है वो बहुत ही अफसोसनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरू में जो मुंबई एटीएस की जो जांच चल रही थी और जिस तरह के बयानात उसमें दर्ज हो रहे थे और जो कबूलनामे आ रहे थे और हेमंत करकरे उस पूरी जांच को लीड कर रहे थे और उसके बाद अचानक जो है हेमंत करकरे साहब की मौत हो जाती है और फिर 2014 में सरकार बदल जाती है और 2015 में जो है जो मैडम उस जांच का हिस्सा थी, उन्होंने खुद कहा कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि इन एक्यूज़ के साथ जो है सॉफ्ट बर्ताव किया जाए। तो 2014 के बाद पूरी जांच का रुख बदल गया और अब नतीजा हम देख रहे हैं। मौजूदा एनआईए कोर्ट से इसी फैसले की आशा थी, इससे ज़्यादा अच्छा फैसला नहीं आ सकता था कोई ये जैसा आया है, क्योंकि जिस तरह से एनआईए और एनआईए कोर्ट जिस तरह से काम कर रही हैं वो असली जो मुजरिम हैं उनको सज़ा देने के बजाय ऐसा लगता है कि बचाने का प्रयास इसमें किया गया है और जिस अक्यूज़ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम हो उनको पार्लियामेंट का टिकट मिलता है, इलेक्शन लड़ती हैं, वो जीतती हैं, पार्लियामेंट में बैठती हैं और अब जाकर 17 साल के बाद ये फैसला आता है। तो हम ये कहते हैं कि जांच एजेंसियों को सरकारी तंत्र और सरकार के दबाव में काम करने के बजाय निष्पक्षता से काम करना चाहिए। जो अपराधी भी इसमें लिप्त हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए और किसी आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इससे पहले बॉम्बे ट्रेन्स में जो सीरियल ब्लास्ट हुए, लोअर कोर्ट ने जो है कई लोगों को फांसी की सज़ा और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। जब उसको हाई कोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो उसको पूरी तरह रद्द किया गया और सबको बरी कर दिया गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। एक तरफ तो मासूम और बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है और दूसरी तरफ जिनके खिलाफ सबूत नज़र आ रहे हैं और जांच एक डायरेक्शन में जा रही थी, जांच का एक अधिकारी, बड़ा अधिकारी मारा जाता है, दूसरी अधिकारी कहती है हम पर दबाव बन रहा है और अब इनको बरी कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि अगर सरकार निष्पक्ष है और सरकार इन अपराधियों को बचाना नहीं चाहती है तो उसे चाहिए कि वो बॉम्बे हाई कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करे। एनआईए को चाहिए कि वो हाई कोर्ट में जाए और अपील करे। और हाँ, हम ये बात कहते हैं कि आतंकवाद को किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन ये बात सच है कि आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ा गया, मुसलमानों से जोड़ा गया और आतंकवाद को इस्लाम का पर्याय बनाकर पेश करने की कोशिश की गई। और अब ये जो कहा जा रहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, इसका दूसरा मतलब ये है कि हिंदू के अलावा दूसरे लोग आतंकवादी हो सकते हैं। ये जो मानसिकता है ये गलत मानसिकता है। हम कहते हैं कि किसी धर्म से आतंकवाद को नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवाद जो है वो अपने आप में एक अपराध है और उसको इंडिपेंडेंटली देखना चाहिए। जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप इसमें लिप्त हैं उनको सजाएं मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और ऐसे लोग हमारे उच्च पदों पर नहीं पहुंचने चाहिए जैसा कि नज़र आ रहा है। सर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं रविशंकर प्रसाद, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फैसला आने के बाद। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने जाकर बाहर बोला था कि भगवा आतंकवाद बाकायदा शब्द इस्तेमाल किया था और कहा था ये ज़्यादा खतरनाक है, तो उसको लेकर वो बार बार कोट कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया उसके बाद अब राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए देश से, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए देश से। तो उनके इस बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों पर आरोप लगे थे वो आरोप तो अभी भी है ना,
जिनको बरी किया गया है उनके बारे में भी अभी सवाल खड़े हो रहे हैं और चैलेंज होगा ये। तो एक तरह से एक एनआईए कोर्ट ने इनको बरी किया है और साफ नजर आ रहा है कि गलत बरी किया है, बचाया गया है इनको। हाँ, हम ये कहते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, लेकिन इसको किसी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। भारत में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू धर्म से आप इसको नहीं जोड़ सकते और किसी धर्म से जोड़ना ठीक नहीं। इसी तरह इस्लाम से भी आप आतंकवाद को जो जोड़ रहे हैं, ये कितना बड़ा अन्याय है जो आप कर रहे हैं। तो हमारा कहना यही है कि आतंकवाद को किसी भी धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि इस देश में बहुत से लोग ऑर्गेनाइज तरीके से आतंकी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और उनमें से कई को बचाया जा रहा है। अजमेर ब्लास्ट हुआ, अजमेर दरगाह ब्लास्ट हुआ, मालेगांव हुआ, समझौता एक्सप्रेस हुआ और अब जब समझौता और सीरियल ब्लास्ट जो ट्रेन्स में हुए उनके आरोपी अगर हाईकोर्ट ने बरी कर दिए तो इसका मतलब जो असली मुजरिम हैं वो आज़ाद हैं। इसका मतलब दोहरा जुर्म हुआ है। बेगुनाह लोगों को 15-16 साल जेल में रखा गया और दूसरा अभी जो असल अपराधी हैं वो जेल से बाहर हैं। दूसरा सर एसआईआर को लेकर जो मुद्दा बना हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर जो बिहार में किया गया है, ये इलेक्शन कमीशन अपने दायरे से बाहर जाकर और मैं समझता हूं कि सरकार के दबाव में अपने जो संवैधानिक दायरा है इलेक्शन कमीशन का, उससे बाहर जाकर वो नागरिकता साबित करने की कार्रवाई कर रहा है। ये एक बैकडोर से ये एनआरसी करने की कोशिश की जा रही है और एक सेलेक्टिवली और कुछ ऐसे ग्रुप्स को वोटर लिस्ट से हटाने की एक इंटेंशन के साथ किया जा रहा है जो मौजूदा सरकार को इनकन्वीनियंट लगते हैं। तो ये समझता हूँ कि ये संविधान के भी खिलाफ है और जो इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है उस दायरे से भी आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार नहीं है कि वो नागरिकता का प्रमाण पत्र मांगे या नागरिकता टेस्ट करे। नागरिकता तय करने का कार्य होम मिनिस्ट्री का है, उसके लिए एक प्रोसीजर है और उसका इलेक्शन से कोई संबंध नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम यह है कि देश में कोई भी नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस वोटर की प्रक्रिया में शामिल हो, कोई छूटने ना पाए। ये उसका काम होना चाहिए। इससे पहले कभी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए, इससे पहले कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, अब क्यों की जा रही? 2003 के बाद आप कह रहे हैं कि 2003 के बाद वाले लोगों को ये सबूत देना पड़ेगा। 2003 के बाद इलेक्शन 2005 में हुआ, 2010 में हुआ, 2015 में हुआ, फिर 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ। तो क्या ये आप इस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं इन इलेक्शन के वोटर लिस्ट पर? इसका मतलब ये सारे इलेक्शन जो है गलत वोटर के जरिए हुए। जो मौजूदा केंद्र में सरकार है 2014 में चुनी गई, बिहार में उसी वोटर लिस्ट से चुनी गई। क्या ये सरकार भी फर्जी वोटर से चुनी गई है या विदेशियों के जरिए से चुनी गई है? तो ये एक नफरत का एजेंडा इसमें मिलाया गया है और इसको एक खास तरीके से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किया जा रहा है। हमारी मांग है कि इस कार्रवाई को फौरन रोकना चाहिए और इसकी संवैधानिक समीक्षा होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को अपने दायरे में काम करना चाहिए और ये साबित करना कि कोई देश का नागरिक है या नहीं, ये सरकार को साबित करना चाहिए कि अगर किसी के बारे में उसको शक है कि ये विदेशी है तो वो साबित करे कि ये विदेशी है और कौन से देश का नागरिक है ये सरकार बताए। ये यहाँ रहने वाले पर इसका दायित्व नहीं आना चाहिए कि वो साबित करे कि वो नागरिक है। सर अभी आप जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि बांग्ला भाषी लोगों को टारगेट किया जा रहा है दिल्ली में। बिल्कुल सही बात है ये कि बंगाली बोलने वाले सिर्फ दिल्ली में नहीं, कलकत्ता में, असम में, महाराष्ट्र में और जगहों पे, गुजरात में, राजस्थान में और दिल्ली में सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। हर बंगाली बोलने वाले को बांग्लादेशी कहा जा रहा है या रोहिंग्या कहा जा रहा है। विदेशी होने का एक माहौल बनाया जा रहा है, उनके साथ मारपीट हो रही है, उनकी बस्तियां उजाड़ी जा रही है। क्या है इस देश के नागरिक को किसी दूसरे राज्य में जाकर काम करने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए? ये कौन सा संविधान? संविधान हमारा पूरे देश के नागरिकों के लिए पूरे देश में कहीं भी जाके वो काम कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई भी भाषा वो बोल सकता है। लेकिन आज बंगाली भाषा बोलने वालों के साथ ये सब हो रहा है, कल किसी और भाषा के साथ होगा या किसी और रीजन के लोगों के साथ होगा। ये बहुत ही खतरनाक रुझान है जो पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए किया जा रहा है
और मैं समझता हूँ ये देश के लिए बहुत घातक और नुकसानदायक। थैंक यू सो मच। तो ये हैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब हैं जो कि जमीयत इस्लामी हिंद से जुड़े हुए। कमला पसंद नदीम के साथ में शालिनी वाजपेयी की